students, now we are going to discuss about electromagnetic wave in free space. Okay? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से बिहेव करेगी. तो चलो देखते हैं. फ्री स्पेस के अंदर पता है हमें कि चार्ज जो होगा वो जीरो होगा. तो यहाँ पे हमारे पास रो की वैल्यू और करंट डेंसिटी जे की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी. ठीक है. तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं चार उनको फ्री स्पेस के अंदर किस तरह से लिखेंगे. तो सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास डेल डॉट ई दैट इज इक्वल टू जीरो. डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इन फ्री स्पेस. डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इन फ्री स्पेस. साथ साथ लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हुए चल रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास डेल डॉट ई जो डेल क्रॉस ई जो होगा वो क्या होगा माइनस करली बी बाई करली टी के बराबर हो जाएगा थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की. और मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी डेल क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाई करली टी. तो ये होगी चार मैक्सवेल की इक्वेशन इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं. ठीक है. बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा म्यू एच म्यू टाइम्स ऑफ एच के बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी. सी हमें पता है सी इज इक्वल टू 1/रूट म्यू एप्सिलॉन होता है. फ्री स्पेस की बात करें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास जो वेव इक्वेशन होगी फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इक्वेशन की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास ये डेल स्क्वायर ई माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द वेव इक्वेशन इन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस. और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा डेल स्क्वायर बी माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर बी बाई करली टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द वेव इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस. जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास E इज इक्वल टू ई नोट ई रेज टू पावर आइटा के आर माइनस ओमेगा टी. यहाँ पे k है वो है वेव वेक्टर. k क्या है यहाँ पे वेव वेक्टर. ठीक है. और r जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वेव है वेव की डायरेक्शन के बारे में हमें ये r वेक्टर बता रहा है. ठीक है. ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली जब इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा B इज इक्वल टू बी नॉट ई रेज टू पावर आइटा के आर माइनस ओमेगा टी. ठीक है. क्वांटम मैकेनिकली इसको बात करें तो हमारे पास जो डेल होगा जहाँ पे भी वो डेल को रिप्लेस कर देंगे हम आइटा के से और करली बाई करली टी को रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ आइटा ओमेगा से. तो ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली जब हम बात कर रहे हैं तब की बात है कि डेल को आइटा के से और करली बाई करली टी को माइनस ऑफ आइटा ओमेगा से हम रिप्लेस यहाँ पे कर देंगे. ठीक है. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दे रखी है उसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास उस वेव का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होगा. तो इस तरह से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम मैथमेटिकली यहाँ पे देख रहे हैं. तो देखो जो वेव प्रोपोगेट करेगी उसका क्या कर रहा है वेव वेक्टर बता रहा है यहाँ पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेव वेक्टर ये क्या होंगे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे भाई. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड के और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा. उसी तरह से के ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा और बी जो है वो के और ई दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. ठीक है. यहाँ पे देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपको गिवन है ठीक है और ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है जैसे मान लो ये गिवन है ये गिवन है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू गिवन है के यहाँ से निकल जाएगा के आपको पता है टी के साथ मल्टीपल जो होगा वो होगा ओमेगा की वैल्यू. तो ये मान लेते हैं ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू हमें गिवन है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे. उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे. ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. इस वाले फार्मूला का यूज करके हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. B इज इक्वल टू के क्रॉस ई डिवाइडेड बाई ओमेगा. क्रॉस प्रोडक्ट रूल का यूज करके हम यहाँ से उसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और उसका डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है इसी फॉर्म में मान लो B दे दिया आपको
B इज इक्वल टू बी नॉट ई रेज टू पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो इस तरह से मान लो दे रखा है, फिर उसकी कोई डायरेक्शन दे दी, मान लो वाई कैप दे दिया, तो हमारे पास इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बी की वैल्यू आपको गिवन है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर के क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ओमेगा। राइट डाउन इट। ठीक है, इसको लिखते जाइए, साथ साथ करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, R जो था वो हमने R को रिप्लेस कर दिया यहाँ किससे, Z से। तो Z क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो जिस वेव का ये इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये Z, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये X कैप। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन जो है रिप्रेजेंटेशन दे रही है। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट एक और अनदर मैथमेटिकल टर्म निकल के आते हैं, वो है पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर को हम S से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और पॉइंटिंग वेक्टर क्या चीज है वो हमें बताता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो भी वेव प्रोपोगेट कर रही है वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी को लेकर के चल रही है वो हमें कौन बताएगा, वो बता रहा है पॉइंटिंग वेक्टर। एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर और डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये बन गया पावर डिवाइडेड बाय एरिया। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया E डिवाइडेड बाय A इंटू टी, और E बाई टी हो गया पावर अपॉन एरिया। तो पावर पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर को कैलकुलेट करना हो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, तो पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वेशन है, वो हमारे पास ये रहेगी। पॉइंटिंग वेक्टर S इज इक्वल टू E क्रॉस B डिवाइडेड बाई म्यू नोट, और B बाई म्यू नोट क्या होता है, H होता है, तो E क्रॉस H। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पॉइंटिंग वेक्टर S। हमें ये भी पता होना चाहिए क्या चीज़ है, पावर पर यूनिट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और मैथमेटिकली इसको इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो रहेगी S की वो रहेगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। S क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमें बताएगा। ठीक है, अगली जो टर्म आती है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है उसके अंदर दो पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव है और मैग्नेटिक वेव है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है वो क्या रहेगी, उसको हम U ऑफ E से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और ये याद रख लेना कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/2 C नॉट E स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। सारी के सारी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो सब ये जो वैल्यूज हैं इनको लिख लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो, बहुत काम आने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मास्टर्स, ग्रेजुएशन, IIT, JAM का एग्जाम दे लो, कोई भी CU सेट का एग्जाम दे लो, एंट्रेंस का एग्जाम दे लो, सब हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी U ऑफ M से हमने इसको रिप्रेजेंटेशन दिया, और इसकी मैथमेटिकल जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी की। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ये होगी, मैग्नेटिक ये होगी, तो टोटल क्या हो जाएगी, दोनों का सम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी U ऑफ E प्लस U ऑफ M दोनों को सम कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2 1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगी किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब इनका एवरेज निकालते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी हमारे पास, अब इनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं भाई। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, टेकिंग ओनली रियल पार्ट। जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम रियल पार्ट्स को ही यूज करेंगे। तो देखो E क्या होता है, E नॉट E रेज टू पावर आइटा के R माइनस ओमेगा टी। तो हमें पता है E रेज टू पावर आइटा थीटा वो होता है कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा।
ऐसा ही होता है ना। तो इसको ओपन कर लेंगे तो कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा, ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, ये हमारे पास रियल पार्ट होता है। इस वाले पार्ट को रियल पार्ट ले लेंगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन उठाना है, तो ई जहाँ पर होगा वहाँ लिख देंगे ई नॉट कोस के आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ई जहाँ पे है वहाँ हम क्या लिख देंगे, ई नॉट कोस के आर माइनस ओमेगा टी, ये वाली टर्म लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या थी हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर की जगह ई नॉट कोस के आर माइनस ओमेगा टी, तो ई नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर के आर माइनस ओमेगा टी। और कोस का एवरेज जो वैल्यू होती है, कोस की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, और कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो वैल्यू थी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का एवरेज वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 1/4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी। किसके केस में, इलेक्ट्रिकल के केस में। सिमिलरली मैग्नेटिक की बात करें तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों बराबर आ रही थी, तो एवरेज वैल्यू भी दोनों की बराबर ही आएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक की जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर ही रहने वाली है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल कर रही है उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दोनों का सम। ठीक है, दोनों का सम कर देंगे, दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों का सम करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, अब हमने इससे पहले पॉइंटिंग वेक्टर को भी डिस्कस किया था, तो पॉइंटिंग वेक्टर का भी एवरेज हमें पता होना चाहिए। तो पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज है उसको हम इंटेंसिटी बोल देते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर का जो एवरेज निकालेंगे तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो भी वेव ट्रेवल कर रही है उसकी एनर्जी किस हिसाब से ट्रेवल कर रही है, किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रेवल कर रही है उसके बारे में बताता है। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बताता है हमें इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, एस क्या होता है मैथमेटिकली, ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, बी बाय म्यू नॉट एच होता है। तो हमने इसको लिख लिया ई बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ई बाय बी जो होता है वो सी के बराबर होता है। इन दोनों इक्वेशंस को हम जब इसमें यूज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकल के आएगी, सी एप्सिलॉन ई स्क्वायर। आप करके देखना है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके यहाँ पे निकला है, तो सी एप्सिलॉन ई स्क्वायर हो जाएगा क्या, एस, पॉइंटिंग वेक्टर एस की वैल्यू। अब इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसाइन की टर्म आएगी एवरेज में, सिर्फ रियल पार्ट आएगा, उसका एवरेज क्या होता है 1/2, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज वैल्यू यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 सी ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर या इंटेंसिटी। ठीक है, एक बात और याद रखना साथ में, नोट डाउन कर लेना इसको, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो कंटेन क्या कर रही है, मोमेंटम डेंसिटी। एनर्जी नहीं बल्कि वो मोमेंटम भी रखती है, उसमें मोमेंटम भी होता है। ठीक है, अगर कोई वेव है वो रिफ्लेक्ट हो रही है किसी भी अब्जॉर्बिंग, टोटली अब्जॉर्बिंग मीडियम या टोटली रिफ्लेक्टिंग मीडियम, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रेवल कर रही है, फॉल हो रही है, तो उसका जो रेडिएशन प्रेशर बनेगा वो कितना होगा, फॉर कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग सिस्टम के केस में वो आएगा I/C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय C। दिस इज द फॉर कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग सिस्टम के लिए रेडिएशन प्रोसेस, और हमारे पास जो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सिस्टम होगा उसके लिए ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I/C, यानी कि कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग का जो हमारे पास रेडिएशन प्रोसेस होगा वो क्या होगा, अब्जॉर्बिंग से 2 टाइम्स होगा भाई। ओके, एक लास्ट टर्म जो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस के कनेक्टेड, जिसपे न्यूमेरिकल आ सकता है, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आता है इम्पीडेंस। क्या होता है, इम्पीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस।
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे हमने इम्पीडेंस को जेड से रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड की कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड। तो एच को हम सिंपली लिख सकते हैं बी बाई म्यू नॉट, ई बाई बी और डिवाइडेड बाई म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा। अभी हमने बताया था कि ई बाई बी जो होता है वो सी के बराबर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू नॉट इंटू सी। और सी किसके बराबर होता है, सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, ये वाली इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा, म्यू स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जेड जो होगा इम्पीडेंस वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अंदर जब वेव ट्रेवल करेगी तो उसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। ठीक है भाई, ये तो था हमारे पास सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की, कि इस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना रहा हूँ, हमारे पास इससे नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम सिर्फ न्यूमेरिकल, ये जो अभी मैथमेटिकल वैल्यू मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है उन्हीं के बेस्ड जो न्यूमेरिकल बनेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। ओके।